बैच। आप सभी को नमस्कार। मैं मुकेश कुमार सितारा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछली कक्षा में महाजनपद काल शुरू किया था और महाजनपद काल के अंतर्गत हम लोगों ने पिछली कक्षा के अंतर्गत 8 महाजनपदों का विस्तृत अध्ययन किया था और मैंने बताया था कि जब तक हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे, महाजनपद काल के बाद में बौद्ध और उसके बाद में जैन और उसके बीच में जो हर्यक वंश आएगा, शिशुनाग वंश आएगा, ठीक है, उन सभी वंशों में क्या रहेगा कि नंद वंश आएगा। इन सभी वंशों में इन महाजनपदों का बहुत ज़्यादा महत्व रहेगा। तो आप सभी से एक बार फिर मैं इस बात के लिए दोबारा आपको पॉइंट करवा देता हूँ कि ये जो पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही शानदार पॉइंट है ये। और जो बच्चा जिस प्रकार से किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा है या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो, तो उन सभी किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर इंडियन हिस्ट्री का पार्ट लगता है और इंडियन हिस्ट्री का जहाँ पार्ट होगा वहाँ पर ये जो पार्ट है वो बहुत ही आपके लिए बढ़िया साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आपका समय न लेते हुए अभी हम पीछे की क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने ये 8 महाजनपद पढ़े थे और ये जनपद थे। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने अंग जनपद पढ़ा था। ठीक है, अंग जनपद की राजधानी पढ़ी थी, तो वो राजधानी थी चंपा। कौन सी राजधानी थी? अंग जनपद की राजधानी कौन सी है? चंपा है। अंग किसके हैं? चंपा के हैं। ठीक है, मगध, ठीक है, मगध गिरिवर्ज यानी राजगृह, प्रारंभिक राजधानी इसकी गिरिवर्ज थी और बाद में इसकी राजधानी उदयन के काल में कौन सी हो गई थी? पाटलिपुत्र हो गई थी। ठीक है, उसके बाद में काशी की राजधानी थी, वो कौन सी थी? वाराणसी थी। ठीक है, उसके बाद में कौशल जनपद की राजधानी कौन सी थी? श्रावस्ती थी। कौन सी राजधानी थी? श्रावस्ती थी। उसके बाद में वजी की राजधानी विधेय या मिथिला, हम बात करें विधेय और मिथिला थी। और मल जनपद की राजधानी कुशीनगर या पावा था। ठीक है, चेदी जनपद की राजधानी सुक्तिमती थी और वत्स जनपद की राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी थी। इस प्रकार से हम लोगों ने पिछली कक्षा में 8 जनपद पढ़ लिए थे। अब देखते हैं आगे की जनपद। आगे का जनपद है कुरु जनपद। 9 नंबर जनपद है, वो कौन सा है? कुरु जनपद है। कुरु जनपद। आज बात करते हैं कुरु जनपद के बारे में। अब बात करें कि कुरु जनपद यहाँ वर्तमान में कौन सा क्षेत्र भारत का है जो कुरु जनपद के काल जनपद व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान का क्षेत्र उस दौर में आता था? तो दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर, ठीक है, दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर का जो भाग है, जो क्षेत्र है, वो प्राचीन काल में, ठीक है, किसके अंतर्गत आता था? कुरु जनपद के अंतर्गत आता था। कुरु जनपद की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु जनपद की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ थी। इसी इंद्रप्रस्थ का जो उल्लेख है वो अपने को महाभारत में भी मिलता है। इस इंद्रप्रस्थ का उल्लेख अपने को कहाँ मिलता है? महाभारत में भी मिलता है। याद रखना है, इसका उल्लेख अपने को महाभारत में भी मिलता है। ठीक है, इंद्रप्रस्थ का उल्लेख अपने को किस में मिलता है? महाभारत में भी मिलता है। ये जो इंद्रप्रस्थ क्षेत्र है ये वर्तमान में दिल्ली क्षेत्र में, वर्तमान की जो दिल्ली है, दिल्ली में क्या हो गया है? समाहित हो गया है। या वर्तमान का जो दिल्ली का क्षेत्र है वही प्राचीन काल में क्या था? इंद्रप्रस्थ था। ठीक है, दिल्ली क्षेत्र है। ठीक है, दिल्ली का क्षेत्र याद रखना है। कौन सा क्षेत्र? दिल्ली का जो क्षेत्र है उसमें क्या हो गया? ये समाहित हो गया। आपने कभी सुना होगा आकाशवाणी के अंदर इंद्रप्रस्थ चैनल से हम लोग बात कर रहे हैं, तो इंद्रप्रस्थ चैनल, ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ चैनल है वो कहाँ स्थापित है? दिल्ली में स्थापित है।
तो इसके साथ साथ इसको भी याद रखना कि कुरु जनपद है वो उसकी राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ थी, जो वर्तमान में कहाँ समाहित हो चुका है? दिल्ली के अंतर्गत हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय इस जनपद का या कुरु जनपद का जो राजा था वो कौन था? पौरस था। यानी सिकंदर के आक्रमण के समय, सिकंदर के आक्रमण के समय इस जनपद का जो राजा था या कुरु जनपद का जो राजा था वो कौन था? पौरस था। याद रखना कौन था? पौरस था। तो 9 नंबर जनपद हम लोगों ने बात की थी। 9 नंबर जनपद है वो उसकी बात की थी कि जो कुरु जनपद और कुरु जनपद का जो भाग है वो दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर का क्षेत्र है। ठीक है, थानेश्वर का क्षेत्र है और राजधानी इसकी कौन सी रही थी? कुरु जनपद की इंद्रप्रस्थ रही थी और इसका उल्लेख है वो महाभारत में मिलता है। और जो इंद्रप्रस्थ क्षेत्र है, ठीक है, इंद्रप्रस्थ का उल्लेख किस में मिलता है? महाभारत में मिलता है। और जो इंद्रप्रस्थ क्षेत्र है वो अभी कौन सा क्षेत्र है? दिल्ली का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? दिल्ली का क्षेत्र है। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय कुरु जनपद का राजा कौन था? पौरस था। और उसके बाद में थानेश्वर की जो बात करें तो हर्ष का जो काल है 606, ठीक है, 606 ईस्वी, तो वहाँ पर भी थानेश्वर की चर्चा होती है। हर्ष की राजधानी भी, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? थानेश्वरी थी। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में अगला जनपद है पांचाल जनपद। 10 नंबर जनपद है पांचाल जनपद। पांचाल जनपद ये जो क्षेत्र है ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का क्षेत्र है। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का क्षेत्र आता है। ठीक है, फर्रुखाबाद की स्थापना किसने की थी? फर्रुखाबाद की स्थापना फर्रुखसियर ने की थी। किसने की थी? फर्रुखसियर ने फर्रुखाबाद की स्थापना की थी। तो जो पांचाल जनपद का क्षेत्र है वो वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद है। ठीक है, इसकी जो उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल में विभाजित था, ये उत्तरी पांचाल की राजधानी थी उत्तरी पांचाल की राजधानी थी वो थी ऐछत्तर। कौन सी थी? ऐछत्तर। याद रखना। ठीक है, ऐछत्तर। जो बरेली और रामनगर का जो भाग है वो ऐछत्तर के अंतर्गत आता था। यानी बरेली और बरेली के पास में रामनगर। ठीक है, बरेली और रामनगर का जो भाग है वो किसके अंतर्गत आता था? ऐछत्तर के अंतर्गत आता था। ठीक है, यहाँ कहीं नागौर वाला जो अपन चौहान वंश पढ़ते हैं वहाँ पर भी ऐछत्तरपुर की चर्चा होती है, वो ऐछत्तर नहीं है ये। ठीक है, समझते रहना। ऐछत्तर की बात हो रही है, बरेली और रामनगर का कुछ एक भाग था वो उसके अंतर्गत ऐछत्तर आता था, जो पांचाल जनपद का भाग था। ठीक है, उत्तरी पांचाल की क्या था? ऐछत्तर राजधानी था। ठीक है, दक्षिणी पांचाल, दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी काम्पिल्य। कौन सी थी? काम्पिल्य। ठीक है, जो फर्रुखाबाद का क्षेत्र है। ठीक है, किसका क्षेत्र है? फर्रुखाबाद का। किसका क्षेत्र है? ये फर्रुखाबाद का क्षेत्र है। समझे आई बात? पांचाल जनपद बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का क्षेत्र है। उत्तरी पांचाल की राजधानी ऐछत्तर है। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य है। ठीक है, उसके बाद में आपने पानी पीना पड़ता है भाई, प्यास लग जाती है। ठीक है, पानी पीते रहना चाहिए। बात है आगे की कि द्रौपदी का नाम सुना है आपने? द्रौपदी है, द्रौपदी इसी जनपद की राजकन्या थी। याद रखना है, द्रौपदी किस जनपद की राजकन्या थी? पांचाल जनपद की राजकन्या थी। ठीक है, द्रौपदी
पांचाल जनपद की राजकन्या थी। ठीक है, जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? महाभारत में मिलता है। किसमें मिलता है? महाभारत में मिलता है। तो ये भी ध्यान में रखना है। पांचाल जनपद बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का क्षेत्र है। ठीक है, और उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र यानी बरेली और रामनगर का भाग, दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य यानी फर्रुखाबाद का भाग, और द्रौपदी, ठीक है, द्रौपदी जो किस जनपद की राजकन्या थी? पांचाल जनपद की राजकन्या थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद में देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर जनपद की बात करें तो है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद की बात करें तो अलवर, भरतपुर और धौलपुर का भाग आता है। कौन सा आता है? सॉरी, अलवर, भरतपुर और जयपुर का भाग आता है। अलवर, भरतपुर और जयपुर का। अलवर, भरतपुर, जयपुर का भाग आता है। मत्स्य जनपद के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? अलवर, भरतपुर और जयपुर का भाग आता है। इस जनपद की जो राजधानी थी, राजधानी थी विराटनगर, या हम बात करें बैराट। कौन सी राजधानी थी? विराटनगर या बैराट थी। बैराट जो स्थान वर्तमान में है, जो किसके अंतर्गत, कौन से जिले के अंतर्गत आता है? जयपुर जिले के अंतर्गत आता है। कौन से जिले के अंतर्गत आता है? जयपुर जिले के अंतर्गत आता है। बैराट की, राजस्थान की जो सभ्यताएं हम लोग पढ़ते हैं, तो बैराट की जो सभ्यताएं हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मौर्यकालीन शासक अशोक का जो सबसे बड़ा शिलालेख है भ्राब्रू का शिलालेख। कौन सा शिलालेख? भ्राब्रू का शिलालेख। भ्राब्रू का शिलालेख है, जो अपने को कहाँ से मिलता है? बैराट से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? बैराट से प्राप्त होता है। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है, और अशोक का सबसे छोटा शिलालेख है जो रूमीदेई शिलालेख है। कौन सा है? रूमनदेई शिलालेख, जो कहाँ से प्राप्त होता है? नेपाल से में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। मत्स्य जनपद अलवर, भरतपुर, धौलपुर का क्षेत्र आता है। राजधानी इसकी विराटनगर या बैराट है, जो बैराट वर्तमान क्षेत्र बैराट कहाँ पर है? जयपुर के अंतर्गत है। और इस बैराट की सभ्यता से ही हमें किसका शिलालेख मिला है? भ्राब्रू का शिलालेख मिला है, जो किस शासक का वर्णन मिलता है उसमें? महान सम्राट अशोक का वर्णन मिलता है। ठीक है, समझे आ रहा है? उसके बाद में 12 नंबर, अगला जनपद है सूरसेन जनपद। सूरसेन जनपद, जिसे हम ब्रजमंडल क्षेत्र भी कह सकते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण का जो क्षेत्र था, भगवान श्री कृष्ण का जो क्षेत्र था, वो क्या कहलाता है? ब्रिज क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रिज क्षेत्र कहलाता है। तो सूरसेन जनपद, ठीक है, सूरसेन जनपद, सूरसेन जनपद। अब यहाँ ध्यान देना, मत्स्य जनपद है, वो कौन से राज्य के अंतर्गत आता है? राजस्थान। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी मत्स्य जनपद के अंतर्गत कौन सा भाग आता है? राजस्थान के कुछ एक जिले वर्तमान में आ रहे हैं, तो मत्स्य जनपद किसके अंतर्गत था? राजस्थान के अंतर्गत था। उसके बाद में बात करें सूरसेन जनपद की, तो सूरसेन यानी ब्रिज मंडल क्षेत्र, ब्रिज मंडल क्षेत्र, ठीक है, ब्रिज क्षेत्र यानी भगवान श्री कृष्ण वाला क्षेत्र। इस जनपद की जो राजधानी थी, सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। कौन सी थी? मथुरा। सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी।
और इस क्षेत्र पे हम बात करें सूरसेन जनपद क्षेत्र पे यादव वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? शासन यहाँ करते थे यादव वंश, यादव वंश का शासन था। ठीक है, किस वंश का शासन था? यहाँ पे यादव वंश का शासन था। और राजस्थान के 2 जिले यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना, भरतपुर और धौलपुर का जो भाग है वो किसके अंतर्गत आता था? सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था। भरतपुर और धौलपुर, ठीक है, ये 2 जिलों का जो भाग है जो किस जनपद के अंतर्गत आता था? सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था। मिटा दो। अगला जनपद है अस्मक जनपद, 13 नंबर जनपद है अस्मक जनपद। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्योंकि ये जो अस्मक जनपद का जो भाग है ये आता है औरंगाबाद के आसपास का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? औरंगाबाद के आसपास का क्षेत्र। औरंगाबाद के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र। ठीक है, औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र के अंतर्गत आता था। ये दक्षिणी भारत का एकमात्र जनपद है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, निम्न में से ऐसा कौन सा जनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित था? तो कौन सा जनपद है? अस्मक जनपद। कौन सा जनपद है? अस्मक जनपद। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। यानी हम लोगों ने कल पीछे की कक्षा में बात की थी कि ज़्यादातर जनपद थे वो पूर्वी भाग में स्थित थे। किस भाग में थे? पूर्वी भाग में स्थित थे। तो ये दक्षिणी भारत का एकमात्र जनपद है। इस जनपद की या बात करें या हम बात करें अस्मक जनपद की राजधानी थी तो वो थी पोतन या पैठन। पोतन या पैठन। ठीक है, पोतन या पैठन। इस क्षेत्र पे या अस्मक जनपद पे इक्ष्वाकु वंश का क्या था? शासन था। यहाँ शासन किसका था? इक्ष्वाकु वंश। किस वंश का शासन था? इक्ष्वाकु वंश का शासन था। दक्षिण भारत के अंतर्गत हम जब दक्षिण भारत का इतिहास स्टार्ट करेंगे उसके अंतर्गत ये वंश अपन लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, बौद्ध साहित्य में भी यानी एकमात्र दक्षिणी भारत का जो जनपद था अस्मक जनपद, उसका उल्लेख कौन सा साहित्य करता है? बौद्ध साहित्य भी करता है। तो इसका उल्लेख ध्यान देना, अस्मक जनपद का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है। ये जो जनपद था ये गोदावरी नदी के तट पे था। कौन सी नदी के? गोदावरी। गोदावरी नदी के तट पर था। तो ये नदी भी पूछी जा सकती है, ध्यान रखना, राजधानी भी पूछी जा सकती है। इस या अस्मक जनपद में किस वंश का शासन था ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वर्तमान का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? और औरंगाबाद महाराष्ट्र का क्षेत्र है। एकमात्र जनपद है ये, दक्षिणी भारत का एकमात्र जनपद है। दक्षिणी भारत का क्या है? एकमात्र जनपद है, ध्यान रखना।
एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। इस कक्षा के बाद में हम लोग महाजनपद काल से बनने वाला महत्वपूर्ण तथ्य है उसकी क्लास बनाएंगे। ठीक है, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली या इम्पोर्टेंट रहने वाली क्लास है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आप लोग शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जब तक आगे पहुँचेगी क्लास तब ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें बना पाएंगे आपके लिए। तो अगला जनपद है अवंती जनपद। अवंती जनपद, अवंती जनपद है ये मध्य भारत में स्थित था। अवंती जनपद कहाँ पर था? मध्य भारत में। ध्यान देना, मैंने आपको कई चीज़ें बताई है। अगर अभी तक आपने पूरी क्लास नहीं देखी है तो पीछे की क्लास जाके ज़रूर देखें। पूर्वी भाग का मैंने एक जनपद बताया, दक्षिणी भाग का भी जनपद बताया, सबसे शक्तिशाली भी जनपद बताया, मध्य भारत का भी जनपद बता रहा हूँ। ठीक है, अवंती जनपद ये मध्य भारत का जनपद था। किस प्रकार का जनपद था? मध्य भारत में। इसकी कंडीशन या स्थिति, भौगोलिक स्थिति कहाँ पर स्थित है? तो मध्य भारत में। पश्चिमी तथा मध्य मालवा का भाग आता है इसमें। पश्चिमी यानी मालवा का पश्चिमी भाग, पश्चिमी तथा मध्य मालवा का भाग। अब जिस स्टूडेंट को मालवा का ही पता नहीं है तो वो तक कृपया ध्यान दें, मालवा प्रदेश है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। यानी ये भाग है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी उज्जैनी थी। उज्जैनी या हम बात करें उज्जैन। ठीक है, कौन सी थी? उज्जैनी या उज्जैन थी। ठीक है, उज्जैनी या उज्जैन थी। इसी उज्जैन का जो प्राचीन नाम है, उज्जैन का प्राचीन नाम, ध्यान देना कई बार पूछ लिया जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम, ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम है वो महिष्मती है। क्या है? महिष्मती। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? महिष्मती है। जो किसकी राजधानी, कौन सी जनपद की राजधानी थी? अवंती जनपद की राजधानी थी। अवंती जनपद कहाँ स्थित था? मध्य भारत में स्थित था, मध्य प्रदेश क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, उसके बाद में महात्मा बुद्ध का जो काल था, महात्मा बुद्ध का काल था, उस काल में जब महात्मा बुद्ध अपनी शिक्षा दीक्षा दे रहे थे, बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे विस्तृत महात्मा बुद्ध को। ठीक है, लेकिन जब महात्मा बुद्ध का काल था उस काल में सबसे शक्तिशाली, इंपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान देना, सबसे शक्तिशाली जनपद, उस काल में सबसे शक्तिशाली जनपद था तो वो कौन सा जनपद था? अवंती जनपद था। कौन सा जनपद था? अवंती जनपद था। ध्यान देना, महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध के काल में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा जनपद था? अवंती। कौन सा जनपद था? अवंती। कौन सा जनपद था? अवंती जनपद था। कौन सा जनपद? अवंती। शाबाश। उसके बाद में हम बात करें कि अवंती में किस प्रकार का नगर था ये?
अवंती उज्जैन वर्तमान में, और अवंती उज्जैन जैनियों की नगरी उज्जैन, और अवंती उस काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। अवंती बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, याद रखना। उज्जैन के लिए कौन सी शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैनियों की नगरी उज्जैन। उज्जैन में जैन धर्म के लोग बहुत ज़्यादा निवास करते हैं। और अवंती उस काल में कौन से धर्म का बोलबाला था? अवंती में बौद्ध धर्म का बोलबाला था। उसके बाद में हम बात करें महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। कौन? महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध, ध्यान देना पॉइंट पे, महात्मा बुद्ध के काल में, यानी अवंती जनपद का शासक कौन था? अवंती जनपद का शासक, अवंती जनपद का शासक था चंड प्रधोत। ध्यान देना, महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध के काल में, महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध के काल में अवंती जनपद का शासक कौन था? तो कौन था? चंड प्रधोत था। चंड प्रधोत, याद रखना है। कौन था? चंड प्रधोत। क्योंकि बौद्ध काल में, महात्मा बुद्ध के काल में अवंती सबसे शक्तिशाली जनपद भी था। ठीक है, समझ आया? दोबारा देख लो। अवंती जनपद पश्चिमी तथा मध्य मालवा, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत। कहाँ आता है? मध्य प्रदेश। राजधानी उज्जैनी या उज्जैन, जिसका प्राचीन नाम क्या है? महिष्मती है। क्या नाम है? महिष्मती। महात्मा बुद्ध के काल में सबसे शक्तिशाली जनपद था, तो कौन सा था? अवंती था। अवंती बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। उस काल में अवंती क्या था? बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। अगर तथ्यों से क्वेश्चन उठाया जाए तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना है। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के काल में महात्मा बुद्ध के काल में अवंती जनपद का शासक कौन था? तो कौन था? चंड प्रधोत था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जनपद। अगला जनपद है गांधार जनपद। ठीक है, गांधार जनपद काबुल अफगानिस्तान, ध्यान देना, काबुल अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल क्षेत्र, काबुल अफगानिस्तान से लेकर रावलपिंडी पाकिस्तान के बीच में विस्तृत था। यानी काबुल से रावलपिंडी, ठीक है, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन था? शोएब अख्तर। ठीक है, रावलपिंडी के बीच, यानी रावल रतन सिंह, पद्मिनी की कहानी आपने सुनी होगी, राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत रावल रतन सिंह और पद्मिनी की कहानी जो आती है, तो रावल रतन सिंह के द्वारा बसाया गया शहर ऐसा माना जाता है, जो कौन सा है? रावलपिंडी। ठीक है, रावल रतन सिंह के द्वारा बसाया गया शहर माना जाता है रावलपिंडी। तो गांधार जनपद है वो काबुल और रावलपिंडी के बीच था, बीच का क्षेत्र है, वो किस जनपद के अंतर्गत आता था? गांधार जनपद। और महाभारत की गांधारी किस जनपद की थी?
गांधारी है वो गांधार जनपद की थी। गांधारी किस जनपद की थी? गांधार जनपद की थी। ठीक है, इस जनपद की जो यानी काबुल अफगानिस्तान के अंतर्गत आता है, अफगानिस्तान, ठीक है, और रावलपिंडी पाकिस्तान। वर्तमान की कंडीशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसी समय में ये गांधार जनपद है वो अपने भारत के अंतर्गत ही था। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी राजधानी की, गांधार जनपद की राजधानी। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। कौन सी राजधानी थी? तक्षशिला थी। और तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करेंगे, चाणक्य मौर्य काल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय की चर्चा होगी। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला में स्थित है। तक्षशिला जो क्षेत्र है वो वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में है। और किस जनपद की राजधानी थी? गांधार जनपद की राजधानी थी। और मौर्य काल के शासक अशोक के काल में भी पढ़ेंगे, तक्षशिला में विद्रोह होगा। ठीक है, और जब बिंदुसार का शासन था, मौर्य शासक बिंदुसार का शासन था, उस काल में तक्षशिला में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। उस दौर में उज्जैन का गवर्नर कौन था? महान सम्राट अशोक था। ठीक है, उज्जैन का गवर्नर अशोक था। और तक्षशिला का गवर्नर उस समय किसको नियुक्त किया गया था? सुसीम को। ठीक है, सुसीम को नियुक्त किया गया था। और सुसीम के काल में और बिंदुसार के काल में बात करें, बिंदुसार के काल में तक्षशिला में क्या हो गया? विद्रोह हो गया। और उस विद्रोह को दबाने के लिए कौन गया था? महान सम्राट अशोक गया था। ठीक है, तो वहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। मौर्य काल में विस्तृत चर्चा होगी, तक्षशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था। ठीक है, तो गांधार जनपद, काबुल और रावलपिंडी क्षेत्र, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। और इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी तक्षशिला है। कौन सी राजधानी? तक्षशिला। ठीक है, उसके बाद में लास्ट अंतिम जनपद है कंबोज जनपद। कंबोज जनपद, कंबोज जनपद है, ये आधुनिक कश्मीर का उत्तरी भाग है। आधुनिक कश्मीर का उत्तरी भाग है। आधुनिक कश्मीर का उत्तरी भाग है, जो किस जनपद के अंतर्गत आता था? कंबोज जनपद के अंतर्गत आता था। इस क्षेत्र को काफिरिस्तान क्षेत्र भी कहा जाता है। काफिरिस्तान क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? काफिरिस्तान क्षेत्र भी कहा जाता है। काफिरिस्तान हिंदू कुश पर्वत से लेकर काबुल तक का जो भाग है, यानी काफिरिस्तान, काफिरिस्तान हिंदू कुश पर्वत से काबुल तक का भाग, हिंदू कुश पर्वत से लेकर काबुल तक का जो भाग है, जो किसके अंतर्गत आता है? काफिरिस्तान के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ध्यान देना, काबुल से रावलपिंडी, काबुल से रावलपिंडी का जो भाग है, काबुल से रावलपिंडी का जो भाग है, जो किसके अंतर्गत आता था? गांधार जनपद के अंतर्गत आता था। और उसके बाद में कश्मीरी क्षेत्र, अपना जो वर्तमान का उत्तरी कश्मीर का क्षेत्र और काबुल वाला भाग, ठीक है, वो भाग किसके अंतर्गत आता था? कंबोज जनपद के अंतर्गत आता था। इसकी जो राजधानी थी, कंबोज जनपद की राजधानी थी, वो थी हाटक या लाजपुर। हाटक या लाजपुर। ठीक, ये इस जनपद की एक विशेषता थी, वो विशेषता थी घोड़ों के लिए जाना जाता था। ये किस लिए जाना जाता था? ये जनपद घोड़ों के लिए जाना जाता था। यानी महाजनपद काल में कंबोज घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। महाजन पद काल में कंबोज
किसके लिए प्रसिद्ध था? घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो एक बार दोबारा देख लो कि गांधार जनपद काबुल रावलपिंडी के बीच का भाग अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र है। ये राजधानी इसकी तक्षशिला है। कंबोज जनपद आधुनिक कश्मीर का उत्तरी भाग काफिरिस्तान क्षेत्र, काफिरिस्तान हिंदू कुश पर्वत से काबुल तक का भाग आता है। उसके बाद में राजधानी हाटक या लाजपुर है, ठीक है। उसके बाद में महाजनपद काल में कंबोज किसके लिए प्रसिद्ध था? कंबोज जनपद किसके लिए जाना जाता था? तो किसके लिए? घोड़ों के लिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अपने जनपद पूरे हो चुके हैं। जनपद का जो सामान्य परिचय है वो अपना पूरा हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में जनपद से संबंधित जितने भी तथ्य फैक्ट बनते हैं, और महाजनपद काल को दूसरी नगरीय क्रांति कहा जाता है। तो इस काल में कौन कौन से नगर विकसित हुए थे, उसके बाद में कौन कौन से प्रमुख बंदरगाहें थे, ठीक है, इन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। और इतने मुझे दीजिए इजाज़त, ठीक है। इजाज़त देने से पहले कृपया आप न भूलें, जो अब इस चैनल पे सितारा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नया स्टूडेंट आया है वो बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और अपना सब्सक्राइब का जो बटन है उसको प्रेस कर दें। बेल आइकन से आने वाली हमारे द्वारा आपके लिए जो भी कक्षा होगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।